हाय एवरीवन। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड को। इसको डिस्कस करने के तीन रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि एक टर्न अराउंड कंपनी है। टर्न अराउंड कंपनी का मतलब ये होता है 3 क्वार्टर से कंपनी देख रहे हो अब यहाँ पे लॉस कर रही थी और लॉस करने के बाद में देखो अभी प्रॉफिटेबल हो रही है और आगे मुझे लगता है इसमें अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इसके प्रॉफिट्स आगे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे क्योंकि इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको पढ़ के लगता है कि आगे अच्छी ग्रोथ इसमें दिखेगी। और दूसरा बड़ा रीजन देखो ये है कि इसका जो स्टॉक का प्राइस है, स्टॉक प्राइस देख रहे हो आप यहाँ पे 205 के लेवल पे था आईपीओ का इसका। उसके बाद में एक अच्छी ग्रोथ आई, उसके बाद में स्टॉक गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं देखो लोअर ट्रेंड के अंदर है, अभी 140 150 के लेवल के पास है, बहुत ही बीटन डाउन प्राइस में स्टॉक अवेलेबल हैगा। और तीसरा रीजन देखो इसमें ये है कि इसके अंदर डिलीवरी के नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। टीवीएस सप्लाई चेन एनएससी की साइट पर आप देखोगे आज 18 मार्च का डिलीवरी का नंबर है ये। 60% की डिलीवरी हुई है कैश के अंदर। 60% की डिलीवरी किसी भी स्टॉक के अंदर होना बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी का नंबर है। इसका मतलब कैश पोजिशन इसके अंदर बिल्ड करी जा रही है, स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। मेरी तरफ से कोई भी देखो एनकरेजमेंट नहीं होगी बाय या सेल करने के लिए। आप लोगों को बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी आपको वीडियो के अंदर ऐसा लगे कि आपका वक्त जाया नहीं हुआ, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मुझे काफी अप्रिसिएशन मिलेगा उससे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ। देखो ये जैसे सप्लाई चेन वाली कंपनी है, सप्लाई चेन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सामान को पहुंचाना। सप्लाई चेन एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, काफी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोसीजर भी है। ये एक बैकबोन होती है किसी भी कंपनी की। बैकबोन इसीलिए कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो टाटा मोटर्स है या मारुति है, ये लोग गाड़ियां बनाते हैं। अगर इनको गाड़ी अपने प्लांट के अंदर बनानी, इनको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से इनका आता है। फॉर एग्जाम्पल टायर कोई और क्लाइंट सप्लाई करेगा, बेरिंग्स कहीं और से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो गाड़ी में लगता है वो कहीं और से आएगा। तो उसको एक लोकेशन तक पहुंचाना वो किसका काम आएगा? टीवीएस जैसी कंपनीज का काम आएगा। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत है। कैसे है टेक्नोलॉजी का यूज? इन्वेंट्री को मैनेज करना अपने क्लाइंट के बेसिस पे। क्लाइंट ऑफ कोर्स काफी सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो सरदर्दी नहीं चाहते कि वो लोग अपनी इन्वेंट्री को खुद मैनेज करें। वो चाहते हैं कोई एक्सपर्ट कंपनी हो जो इन्वेंट्री को मैनेज करे। फॉर एग्जांपल अगर टायर है, टायर खत्म होने वाला है, अगर डिलीवर अगर उसको लगाना है गाड़ी के अंदर, तो टायर खत्म नहीं होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट साइज के टायर्स होंगे, कौन मैनेज करेगा? टीवीएस मैनेज करेगा। कोई और प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसकी इन्वेंट्री कौन मैनेज करेगा? टीवीएस करेगा। प्लस परचेजिंग करना, ये लोग अपने क्लाइंट के बिहाफ पे परचेजिंग भी करते हैं। तो परचेजिंग क्यों करते हैं? क्लाइंट इनको सीधा बोलता है हमें जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है आप बाय करोगे, हमारी लोकेशन तक पहुंचाओगे, जो भी बिल बनेगा हम दे देंगे। कैसे बिल बनेगा? ऑफ कोर्स वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, पूरा हिसाब किताब वो सब एक लिखा पढ़ी सब हो जाती हैगी। तो नेट नेट बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैंगी। प्लस इसके अंदर जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे मान लो अगर कोई केमिकल है वो इन्फ्लेमेबल है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस लगते हैं। तो इसीलिए तीन कैटेगरीज इनकी बनती हैं: इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, ग्लोबल फॉरवर्डिंग सॉल्यूशंस, और तीसरा है कंसिस्टेंट मोमेंटम, मतलब जिसके अंदर इनोवेटिव सप्लाई चेन सॉल्यूशन। तो ये है, नेट नेट ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना मोटा मोटा समझना आपको जरूरी है। बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में अगर आप नजर डालोगे, मार्केट कैप जो है स्मॉल कैप कंपनी 6,000 करोड़ की है। स्टॉक भी यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि जो ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर है वो नेगेटिव में आ रहेगा। कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे देख रहे हो इस साल में लॉस कराएगा, तो इसीलिए पी नहीं आ रहा। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, बहुत हेल्दी नहीं है, क्योंकि देखो इस बार जो क्वार्टर में प्रॉफिट आया वो बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं आया। अगर आगे प्रॉफिटेबल कंपनी आगे अच्छा बनेगी, ग्रोथ करेगी, तो आरओई आरओसी आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। डेट टू इक्विटी 1.24 है, बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर डेट। अगर आप देखोगे 2200 करोड़ की डेट है, और डेट जो है कंपनी ने अपने आईपीओ के पैसे से कुछ रिड्यूस कर दी हैगी। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने लगभग जो है 1700 करोड़ की डेट पे ऑफ करी है 2200 में से। अब जो डेट बची है लगभग 744 करोड़ के आसपास की डेट इनकी Q3 के अंदर पे ऑफ करने के बाद बची है। इससे सॉलिड बेनिफिट देखो ये होने वाला है कि एक तो जो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट है ना एनुअली 198 करोड़ की, जो इन्होंने मार्च के अंदर पे किया था, ये इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी। तो होपफुली आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा वो इंटरेस्ट कॉस्ट के कम होने की वजह से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बाकी ग्रोथ तो कंपनी करेगी करेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इनके प्लेज परसेंटेज की। 7.77% के जो शेयर्स हैं प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए हैं। इन्वेस्टर के अंदर प्रमोटर के पास 43% का शेयर है। इसमें से 7% गिरवी रखा हुआ कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, इतना कोई रेड फ्लैग वाली बात इसमें है नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर सेल्स है यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, -6% की यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। नेगेटिव ग्रोथ है ये पिछले दिसंबर के कंपैरिजन के अंदर। इसको नेगेटिव होने के दो रीजन है। पहला रीजन ये है, इनका एक क्लाइंट है यूनाइटेड ऑटो करके, उनके यहाँ पे स्ट्राइक हो गई। और जब क्लाइंट के यहाँ स्ट्राइक होगी तो क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं कर पाएगा, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो डिलीवर क्या करेगा, है ना? तो सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बिजनेस रुक गया वहाँ पे। इसीलिए
वहाँ से जो रेवेन्यू ग्रोथ है थोड़ी-सी कम हो गई है। दूसरी चीज़ रेड सी इश्यू का मतलब ये है, आपको मैंने ग्रेविटा वाली वीडियो में या फ्लेयर जब हमने डिस्कस किया था उसमें भी ये चीज़ बताई गई थी। तो बेसिकली हुआ ये है, समुद्र के रास्ते जो सामान जाता है उसके अंदर पायरेट्स जो है सामान को लूट लेते हैं, ठीक है? वो बेसिकली इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर का भी पीछे एक रीज़न है, इसके अंदर सोशल रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न्स हैं, वो आप गूगल कर लेना। नेट-नेट इम्पैक्ट ये होता है, पायरेट्स जब सामान को लूटते हैं तो जो उसका रूट है उसको चेंज करना पड़ता हैगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब गाड़ी लेके निकलते हैं घर से, कोई रूट अगर बंद होता है तो हम गाड़ी को दूसरी जगह से घुमा के जाते हैं, तो रूट लंबा हो जाता है। तो वही सेम चीज़ है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है, एम्प्लॉयी की कॉस्ट बढ़ जाती है उसके अंदर, क्योंकि एम्प्लॉयी ज़्यादा पैसे माँगता है, रिस्क ज़्यादा होता है उसकी लाइफ़ को लेकर के वहाँ पे। तो उसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ी है, जो डिलीवरी दिसंबर में हो रही थी वो जनवरी में जाके कहीं पे हो रही है। तो एक वॉल्यूम डिग्रोथ वहाँ पर भी हुई है। कंपनी का कहना है आगे जाकर के ये मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म के इवेंट्स हैं, आगे जाकर के ये जो ग्रोथ है कंपनी आगे इंप्रूव करेगी इसको। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इनके इंप्रूव होते हुए आगे नज़र आएँगे इनके अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हैगी, तो 44 करोड़ इंटरेस्ट उन्होंने यहाँ पे पे किया है, लेकिन अब जैसे इन्होंने लोन ही पे ऑफ कर दिया लगभग 1500 करोड़ के आसपास, तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको कम होती हुई नजर आएगी अगले क्वार्टर के अंदर, और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो कुछ डेफर्ड टैक्स इनको वापस मिलेगा, जिसकी वजह से 10 करोड़ का प्रॉफिट आया है, लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर्स के अंदर ये आगे अच्छा रेवेन्यू करेंगे तो ये चीज़ आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। बैलेंस शीट पे अगर नजर डालें तो जैसे रिजर्व्स हैं हेल्दी हैं, यहाँ पे डेट कम हो जाएगी, आईपीओ के पैसे जो उन्होंने पे ऑफ कर दिया है। सीडब्ल्यूआईपी 17 करोड़ रुपए, कुछ ये लोग एक्सपेंशन वगैरह कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो है 91 करोड़ के, यहाँ से भी इनको रेवेन्यू ग्रोथ मिलती रहेगी। बात करते हैं इसके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, तो 43% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 0.37% स्टेक एफआई के पास है, कोई खास कन्विक्शन नहीं है। डीआई के पास 6% का स्टेक है। पब्लिक में 49% आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, कुछ एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं। टोटल करने में पब्लिक के पास में जो स्टेक बचता है लगभग 18-19% का बचता है। तो नेट नेट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो ठीक है, क्योंकि जो वीक हैंड्स है उनके पास स्टेक कम है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में स्टेक ज्यादा है। तो अब बात करते हैं कि ये कंपनी अब टर्न अराउंड कैसे होगी। देखो, टर्न अराउंड होने के लिए प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है, और प्रॉफिटेबल कैसे होगी कंपनी, देखो उनको कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मोमेंटम इन बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्वार्टर 3 के अंदर कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। एक एग्रीकल्चर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यूएसए में, एक पैसेंजर व्हीकल ओईएम है इंडिया में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर यूके में, बेयरिंग्स मैन्युफैक्चर इंडिया में। तो 5 बड़े कंपनीज के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इनको आगे बिज़नेस मिलेगा उन कंपनीज के साथ में। ऑफ कोर्स वो जो रेवेन्यू है हमें क्वार्टर 4 और बाकी के क्वार्टर्स में आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। प्लस कंपनी के पास में बहुत सॉलिड पाइपलाइन भी है। अगर आप देखोगे इनकी न्यू पाइपलाइन जो है लगभग 4000 करोड़ की है। अपॉर्चुनिटीज़ है ये। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये होता है कि बेसिकली आगे जो ग्रोथ इनको मिल सकती है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट इनके डिस्कशन में चल रहे होंगे 4000 करोड़ के आसपास हैं ये। प्लस अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए कंपनी जो है अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगी, और डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में ये अपने आप को एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर, और अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को क्रॉस सेल और अपसेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी करंट सर्विसेज हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को बेचना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ताकि और रेवेन्यू उनसे जनरेट हो पाए। ठीक है, तो ये आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे यहाँ पे नजर आते रहेंगे। प्लस अगर आप पॉज करके इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे भी कुछ यूरोपियन ट्रक ओईएम्स वगैरह हैं जहाँ पे इनको अच्छा बिजनेस आगे मिलेगा। ठीक है, और कंपनी का जो विजन है वो बहुत ही सॉलिड है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप कंपनी का विजन देखोगे तो कंपनी का जो विजन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2.5 बिलियन डॉलर की ग्रोथ करने का है अपने रेवेन्यू के अंदर, और 100 मिलियन प्रॉफिट करने का, 100 मिलियन डॉलर। तो अगर ये 2.5 बिलियन करेंगे तो ये जो मार्च का जो रेवेन्यू है 10,000 करोड़, इससे डबल से भी ज्यादा ये रेवेन्यू हो जाएगा। प्लस अगर ये 100 मिलियन का प्रॉफिट करेंगे तो 800 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी करेगी 2027 तक। अगर इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया तो डेफिनेटली ये स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएगा। लेकिन डेफिनेटली देखो ये लॉन्ग टर्म का विजन हैगा, और कंपनी ये कर पाएगी, लगता तो है कर पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से इनके पास में ग्रोथ आ रही है। लेकिन ये सब चीजें लॉन्ग टर्म की हैं, उसके लिए आपको स्टॉक को अगर खरीदोगे, अगर आपके पास में है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। और डेफिनेटली देखो इस सिचुएशन के अंदर ये एक टारगेट हैगा। अब टारगेट अचीव करने के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। ठीक है, स्टॉक ऊपर नीचे भी होगा, कंपनी के प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होंगे, तो वो सारी चीजें आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन विजन काफी स्ट्रांग है मैनेजमेंट का आने वाले 3 सालों का। और जैसे मैंने आपको बताया पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी के पास में आगे ग्रोथ की अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए अपनी जो इनकी सब्सिडीज़ वगैरह हैं, उनको मर्ज कर रहे हैं ये लोग। और मर्ज करने का देखो बेनिफिट ये होगा कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ये इनकी 5 सब्सिडरीज़ हैं, इन पाँचों को ये लोग मर्ज कर देंगे ताकि ऑपरेटिंग लेवरेज मिले, ताकि मैनेजमेंट को एक अच्छा कंट्रोल मिले। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से एक सिनर्जी क्रिएट हो बिज़नेस के अंदर, ठीक है? तो आगे अगर इनको बिज़नेस को ग्रो करना है तो 3 काम इनको करने ही पड़ेंगे। रेवेन्यू को ग्रो करना पड़ेगा, अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो मार्जिन इनका अभी करीब 7.5% के पास है, इसको 10-11% पे ले जाना पड़ेगा, और वही इनका टारगेट भी है। प्लस एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो इनके पास में हैंगे, उनको भी होल्ड करके रखना पड़ेगा, और नई सर्विसेज़ उनको और देती रहनी होगी।
ठीक है? अगर एक रेड फ्लैग बताऊँ तो देखो रेड फ्लैग इसमें यही होगा कि एक बी2बी बिज़नेस की कंपनी है, मतलब कि इनके पास में प्राइसिंग पावर नहीं है। जो इनके क्लाइंट्स होंगे वो भी एक कंपनीज़ होते होंगे। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा प्राइसेज़ उनसे चार्ज करेंगे तो वो किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनकी खुद की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसीलिए वो कभी भी इनको ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं देंगे। कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज अगर लेकर के आती है, अपने एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज़ को अच्छे से यूज़ करती है, ऑप्टिमाइज़ करती है, तो 10-11% तक पहुँच जाएगी। लेकिन 11-12% से ऊपर जाना इनके लिए आसान नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, लेकिन स्टिल अभी बहुत लंबा एक स्कोप है। 7% से बढ़ के 11% तक जाने के लिए एक अच्छी 50% की पूरी जर्नी है मार्जिन्स को इम्प्रूव करने की, वो इनको करना ज़रूरी है। प्लस रेवेन्यू को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर लॉन्जेविटी की बात करें बिज़नेस की, तो सप्लाई चेन का बिज़नेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए तो इनका बिज़नेस आगे इम्प्रूव ही होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके बिज़नेस को रिप्लेस नहीं कर सकता, इम्प्रूव ही करेगा। हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज़ उसमें हट जाएँ, कुछ चीज़ें जो हैं उसमें और इनोवेशंस अच्छे हो जाएँ, लेकिन ये बिज़नेस अगले 10 साल, 20 साल तक रहने वाला है। ये सेक्टर 10-20 साल तक रहने वाला है, ठीक है? कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। इनोवेशन होनी ज़रूरी हैंगी, चीज़ें यहाँ से वहाँ मूव करती रहेंगी, ठीक है? तो लॉन्जेविटी वाला बिज़नेस है, लॉन्ग टर्म वाला बिज़नेस है, प्राइसिंग पावर थोड़ी-सी कम है, लेकिन आगे स्कोप बहुत अच्छा है। स्मॉल कैप कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कोई अगर इसमें सोचे कि खरीदना है, नहीं खरीदना है, देखो कोई एनकरेजमेंट नहीं है। पूरी कहानी जो हमने करी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर जैसे आप देख सकते हो 2027 तक अगर आप स्टॉक को 3 साल, 4 साल का व्यू बना के खरीद सकते हो, तो डेफिनिटली आप यहाँ पोज़ीशन बना सकते हो, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी बीटन डाउन प्राइस में आपको मिल रहेगा। आगे ये स्टॉक और कितना गिरेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो नो चार्टिंग ज़ोन में है, कोई सपोर्ट लेवल यहाँ दिख नहीं रहेगा। अगर इनका Q4 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो डेफिनिटली स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंटीमेंट देखो थोड़ी सी नेगेटिव है मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर के। लेकिन हाँ, किसी का व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनिटली आप इसमें एंटर कर सकते हो, और 10-20% अगर आप होल्ड कर सकते हो कि हाँ गिर गया तो कोई बात नहीं, बिकॉज जो ट्रेडर होता है वो बेच के निकल जाता है पैनिक करके। लेकिन अगर आप ट्रेडर की तरह नहीं, इन्वेस्टर की तरह सोचोगे, लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर सोचोगे, तो डेफिनिटली आप इसमें एक अच्छा पैसा बना पाओगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि इसमें अपसाइड भी देख रहे हो आप। अगर ऑल टाइम हाई भी जाएगा तो भी 100 पॉइंट्स की है, और ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई नहीं सोचना चाहिए आपको। आपको एक लॉन्ग टर्म 2x 3x 5x वाली ग्रोथ के बारे में प्राइसिंग के हिसाब से सोचना चाहिए। जिन्होंने ऊपर खरीदा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पे अच्छा एक मौका हैगा एवरेज डाउन करने के लिए। आपको यहाँ एवरेज करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर अच्छे भाव में लिया हुआ हैगा। तो यहाँ पे एवरेज करोगे, आपका एवरेज थोड़ा ठीक-ठाक बन जाएगा। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से स्टॉक को लेके चलो आप, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से नहीं लेना। क्योंकि ये एक टर्न अराउंड वाली कंपनी है। टर्न अराउंड कंपनी जैसे आपने ज़ोमैटो को देखा होगा, ज़ोमैटो का वीडियो चैनल पे आप देखना किस हिसाब से टर्न अराउंड कंपनीज़ ग्रो करती हैं। तो वही चीज़ है, अगर टर्न अराउंड होगी तो अच्छा इसमें आपको एक स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आता हुआ नज़र आएगा। नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको क्या वीडियो के अंदर अच्छा लगा हो। अगर आपका वक्त ज़ाया ना हुआ इस वीडियो के अंदर आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इससे मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगा, इस कम्युनिटी को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होगी। और आप अगर और अच्छे वीडियोज़ ढूँढ रहे हैं तो मेरे चैनल पे आपको और वीडियोज़ मिल जाएँगी। अगर आप 6 महीने पुराना वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस कॉल को डिस्कस करते हैं। सारी वीडियोज़ को हम लॉन्ग टर्म एंगल से बनाते हैंगे, शॉर्ट टर्म एंगल से हम कोई वीडियो डिस्कस नहीं करते हैं, कोई भी स्टॉक को डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप मार्केट में नए हो तो 2 वीडियोज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पहली, हाउ टू मेक बिग मनी इन स्टॉक मार्केट और बुल रन, ठीक है? क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन से स्टॉक नहीं लेने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। और ह्यूज फॉल अहेड, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किस तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट जैसे भी नेगेटिव हैंगे, तो आपको किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।